आपका एक बार फिर स्वागत है आपके और हमारे पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग एमपी में। तो दोस्तों, मैंने आपसे कहा था ब्रेक पर जाने से पहले कि आज हम आपको हमारे आज के खास मेहमान से मिलवाने वाले हैं। उनका दूरदर्शन और आकाशवाणी से बेहद पुराना रिश्ता है जो हमारे बीच आज मौजूद है। हमारी आज की खास मेहमान जिनसे हम ढेर सारी बातें करने वाले, और बहुत अच्छा लगता है जब हम ऐसे वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षाविद से मिलते हैं। जी हाँ, हमें हमारा बचपन याद आता है क्योंकि हम हमारे टीचर्स को बहुत मिस करते हैं। यानी कि हमारे अगले सेगमेंट शख्सियत में, यानी कि सफलता की कुंजी में, हम आपको मिलवाने वाले हैं जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हमारी आज की खास मेहमान डॉक्टर लता अग्रवाल जी। तो मैम, आपका सबसे पहले तो मैं दिल से स्वागत करती हूँ, और एक बार फिर स्वागत इसलिए क्योंकि आपका दूरदर्शन और आकाशवाणी से पुराना संबंध है। आपसे बात करूं, लेकिन उससे पहले ये जानूंगी कैसा लगा मैम एक बार फिर दूरदर्शन में आकर आपको? बहुत अच्छा लगा। देखती थी अभी तक गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश, और आज यहाँ पर उपस्थित होकर एक नई अनुभूति हो रही है। और जीवन में हर क्षण जो होता है, जहाँ हमें नई उपलब्धि होती है, निश्चित रूप से वो हमारा मनोबल बढ़ाती है। तो आज यहाँ उपस्थित होकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद करती हूँ दूरदर्शन का। तो आपको बेहद पुराना रिश्ता है, लेकिन वो यादें भी हम आपके एक बार फिर ताज़ा करेंगे। जानना जरूर चाहेंगे कि कैसे आप दूरदर्शन आकाशवाणी से जुड़ी, आपका संचालन वहाँ पर हमने लंबे वक्त तक देखा है। 9 सालों तक आपकी कहानी, आपकी जो कविता है, उनका संग्रह जो है, आप उसका जो संचालन है, जो पढ़ना है, उसके बारे में भी आपसे बात करूंगी। लेकिन थोड़ा सा पहले पीछे चलते हैं, आपके परिवार के बारे में, आपके बचपन के बारे में आपसे जानना चाहूंगी मैं। बचपन तो मेरा सामान्य ही रहा, अन्य बच्चों की तरह। घर पर कोई ऐसा विशेष माहौल नहीं था। 2 बहनें, 1 भाई, और उनके बीच में जिस तरह का एक लालन पोषण होता है, पिता जॉब में थे, तो एक सामान्य बचपन रहा। लेकिन बचपन पार भी नहीं हो पाया था, युवावस्था में कदम रखने ही वाले थे। तब ऐसा जीवन का हादसा हुआ कि ईश्वर ने पिता को हमसे छीन लिया। तो बस फिर उसके बाद तो समझ लीजिए कि युवावस्था कब निकल गई पता ही नहीं चला, बचपन कब बीत गया पता ही नहीं चला। तो काफी उतार काफी रहे जीवन में, लेकिन फिर भी क्योंकि पिता ने यही सिखाया था कि संघर्षों से कभी हारना नहीं है, और यही उनका एक अंतिम हमें सूत्र वाक्य था कि तुम्हें जीवन में कुछ अच्छा करना है, तो बस उन्हीं के बताए राह पर चलते रहे। क्या बात है। बाकी मैम, कहते हैं ना कि घर में अगर माता के आंचल में और उनके चरणों में अगर स्वर्ग है, कहीं जन्नत है, तो माँ के कदमों में। लेकिन पिता को भी हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि एक कहावत कही जाती है कि ये टीन बहुत शोर कर रहा है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो वो टीन है वो है जो सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान सब कुछ बर्दाश्त करता है, और वो जो होता है वो हमारा पिता होता है। जब तक उनकी छत और उनकी छाया हमारे ऊपर होती है, तब तक हमें दुनिया की कोई भी बुराई या तकलीफ छू भी नहीं सकती। हालांकि वो हमें चिल्लाते हैं, डांटते हैं, लेकिन हमें सही राह पर भी लेकर नीम की तरह होते हैं पिता। जैसे नीम की गोली जो होती है कड़वी जरूर होती है, लेकिन फायदेमंद होती है। तो पिता भी ऐसी शख्सियत है हमारे जीवन में कि उनके बगैर तो समझ लीजिए कि जीवन एक रोगग्रस्त हो जाता है। बाकी मैम, मुझे लगता है मैम कि माता जो है, उनका प्यार जो है वो शुगर की तरह होता है, मतलब शक्कर की तरह होता है। और ये जो कॉम्बिनेशन होता है नमक और शक्कर का, बेहद बैलेंस करता है हमारी लाइफ। ईश्वर ने बैलेंस किया है कि यदि एक को शुगर कोटेड बनाया है, तो एक को नीम के साथ करके बैलेंस बनाया है जीवन में। हम आगे बढ़ते हैं और जाते हैं। आपकी कॉलेज लाइफ, आपने कहा कि उसके बाद फिर पता नहीं चला था कैसे आपने आगे का स्ट्रगल किया। लेकिन मैम, आपने इतनी सारी काव्य, आपकी कविताएं हुई लिखी, आपने इतनी सारे आपके लेखन मैंने सुने हैं, मैंने पढ़े हैं खुद भी, आपने लघु कथाएं लिखी। इसके पीछे क्या कारण था? क्या बचपन से पिताजी ने इस बात के लिए आपको आगे प्रेरित किया, या फिर आपका लगाव साहब कैसे हुआ? जी हाँ, साहित्य से लगाव की बात अगर मैं कहूँ, तो परिवार में कहीं से दूर दूर तक साहित्य का माहौल नहीं था। तो ये साहित्य पारिवारिक, या हम कहेंगे कि धरोहर या वंशानुगत नहीं हुए। ये बस समझ लीजिए कि जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में जो हमने संघर्ष देखा, उस संघर्ष ने मुझे आत्ममुखी बना दिया। मैं बोल कम पाती थी, और जो मन के भाव आते थे, बस उसको पहले तो कागज में उतार लिया करती थी,
और उसकी जो एक अधिकतर लेखकों के साथ होता है कि बुढ़िया बना के फिर खुद ही फेंक दिया करती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब कुछ लोगों ने मेरी रचनाएं पढ़ी और उन्होंने कहा आप अच्छा लिखती हैं, आप इसे कहीं प्रकाशित करवाइए, तो धीरे धीरे रचनाएं प्रकाशन में आती गई। फिर प्रशंसकों के कभी पोस्ट कार्ड उस समय बहुत आते थे, फोन से उनकी कई बार इतना हुआ कि मैं पीछे रीजनल कॉलेज में पढ़ाती थी, तो कोई रचना छपी है और उस रचना को किसी ने दिल्ली में शायद कहीं और पढ़ा और बस लता अग्रवाल लिखा था और प्रवक्ता, हिंदी प्रवक्ता रीजनल कॉलेज, उन्होंने दिल्ली फोन लगाया। दिल्ली फोन लगाने के बाद उन्होंने भोपाल रीजनल का एड्रेस लिया, वहां मुझे कॉल करके फिर मुझे बधाई दी और प्रतिक्रिया व्यक्त की कि आपकी रचना हमें बहुत अच्छी लगी। तो इससे मनोबल बढ़ता गया और कलम चलती चली गई, माँ सरस्वती की कृपा रही तो लेखन चल रहा है। बाकी मैम किस एज में आपने लिखना शुरू किया था? लिखना वैसे तो मैंने समझ लीजिए 28 साल की उम्र में थी, तब से लिखना शुरू किया। लेकिन उसको जैसे हमारे देश में अधिकतर होता है कि कई महिलाएं ऐसी हैं और कई लेखन बाहर आने से रह गए कि प्राचीन समय में तो खैर परमिशन नहीं होती थी, तो महिलाएं लिखकर साड़ी की तहों के अंदर रखती थी कि कहीं, क्योंकि जितना उनका परिदृश्य होता है, कोई भी व्यक्ति हो, जितना उसका परिदृश्य होगा उसके विचार वहीं तक आते हैं। तो महिलाएं जो अपने आसपास के जीवन में देखती थी, स्वयं के जीवन में देखती थी, वो लिखती थी। जो दर्द उसमें अधिकतर आता था तो लगता था कि कहीं परिवार के लोग देख न लें, नहीं तो सोचेंगे कि ये क्या रोने। हाँ, तो उस तरह का लेखन भी होता था। क्योंकि मैंने तो बहुत बहुत संघर्ष देखा है, तो उस समय मेरे दिमाग में भी ऐसे ही विचार आते थे। तो फिर ऐसा लगता था कि नहीं, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तो उनको कई बार कॉपियों के अंदर दबा के रखती थी। बाद में थोड़े दिन बाद लगता था मैंने ये भावावेश में क्या लिख दिया, फिर उसको फेंक देती थी। फिर हम लोग 2008 में भोपाल आए, तब भोपाल में सबसे पहले मेरा ये संग्रह बरगद पर, ऐसा क्योंकि वो पिता से मेरा पता नहीं क्या ऐसा अटूट संबंध है कि बरगद को जब मैं देखती थी तो मुझे लगता था कि एक पिता की छवि मुझे उसमें दिख रही है। तो बस बरगद से जहाँ भी निकलती, भोपाल से जिस रास्ते से निकलती मुझे बरगद दिखाई देता, तो बस उसको देखते कुछ भाव आते और लिखना शुरू कर दिया। तो इस तरह ये पहला संग्रह मेरा, मतलब जो रचनाएं थी वो संग्रह के रूप में मेरी पहली बार आई। मैं दिखाना चाहूंगी हमारे दोस्तों को मैं बरगद। जी हाँ, इसी काव्य संग्रह का इस वक्त हमारी अच्छी खास मेहमान जिक्र करिए। मैम इसके बारे में जब जिक्र छेड़ा है आपने, तो उसके बारे में मैं जानना भी चाहूंगी। कोई खास इसमें ये क्या फिर मैं ये समझू कि इस काव्य संग्रह को आपने अपने पिताजी को समर्पित किया, क्योंकि इसमें 131 कविताएं भी हैं। ताए ससुर और सास को समर्पित है। अरे वाह, क्या बात है। और ये चित्र भी जो है वो मैंने बनाया है, और उसकी उनकी छवि जो थी इस तरह वो दिखते थे, तो उनकी छवि इस पे बनाई है। तो ये उन्हें तब हमने उन्हें खोया था और ये मैंने उन्हीं को समर्पित किया। और वो ससुराल में मुझे एक बरगद की तरह ही लगते थे। उनका जो आशीष, उनकी जो स्नेह की छाया हमें मिली थी, तो ये पहला संग्रह उन्हीं को समर्पित था। और इसकी रचनाएं आप आश्चर्य करेंगी कि रीजनल कॉलेज में आती थी और रंग महल पर मुझे रुकना होता था। अयोध्या बाईपास से हम मिनाल से आते थे और मुझे यहाँ पे दूसरी बस लेने के लिए रुकना पड़ता था, तो यहाँ बैठ के रंग महल के बस स्टैंड पे बैठ के इसकी अधिकांश रचनाएं लिखी है मैंने। क्या बात है। 131 इसमें कविताएं हैं। मैं आगे बढ़ूं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि आपकी कुछ कविताएं हम जरूर सुने, क्योंकि अमूमन यही होता है कि जब भी कोई व्यक्ति लिखना शुरू करता है तो कोई उसका इंस्पिरेशन होता है, वो भी मैं आपसे जानूं। लेकिन आपने कहा कि जो किताब आपने लिखी मैं बरगद, आपने इसे अपने ताए ससुर और उन्हें समर्पित किए, सासू माँ को समर्पित किया। तो बहुत कम होता है कि ससुराल पक्ष में कोई इस तरह से समर्पित करता है। स्नेह बहुत मिला। तो मैं आपको रचनाएं अपने मनपसंद की सुना सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी मनपसंद कोई कविता हमें जरूर सुनाएं। मैं आपको रचना सुनाती हूँ। एक अभी नई रचना लिखी है, बिन माँ की बेटी। मेरी रचनाएं अधिकतर या तो समझ लीजिए कि मैं बहुत संवेदनशील हूँ, और कोई भी संवेदना चाहे कहीं आसपास देखती हूँ तो मन को इतनी उद्वेलित कर लेती है, और फिर जब बेचैन करने लगती है तो मैं उसको कागज पर उतार लेती हूँ। क्या बात है। तो ऐसी ही एक रचना अभी हाल ही में मैंने लिखी है, बिन माँ की बेटी।
क्या स्थिति होती है बिन माँ की बेटी जब वो ससुराल से मायके में आती है, पिता अकेले हैं घर में, तो ससुराल में भी वो अपना पूरा नहीं दे पाती है क्योंकि उसे चिंता रहती है अकेले बीमार बुजुर्ग पिता की। कल भी मैं एक शादी में मैंने आपको चर्चा की थी, तो बेटी की एक फ्रेंड है, उनकी शादी में गई हूँ। तो अभी कुछ दिन पहले उसके भाई की डेथ हो गई, भाई के बाद माँ की डेथ हो गई और पिता और वो अकेले थे। तो कल मैं बार बार उनके पिता को देख रही थी तो मुझे वही भाव मन में आ रहा था। तो बिन माँ की बेटी जब ससुराल से आती है, ससुराल के दायित्वों से पानी कुछ दिन को विश्रांति, आए मैके की दहलीज ऐसी कहाँ उसकी किस्मत। बेटी वह आती है बाबुल के ठोर, बेटी वो आती है बाबुल के ठोर, रखते ही पाँव घर के भीतर, साड़ी का पल्लू खोस कर कमर में, जुट जाती है अस्त व्यस्त पड़े घर को संवारने में, बर्तनों की खटर पटर में छुपाती है मन का कोलाहल, रसोई में बर्नियों पर जमी धूल झाड़ते झाड़ते कई बार भर आती हैं आंखें उसकी माँ की याद में। माना बाबुल जन्मदाता है, धरती पर वे ही हमारे भाग्य विधाता हैं। मगर मैके की रौनक तो माँ से ही होती है, बिन माँ बेटियां अपना लाड़ चाव खोती हैं। बाबुल के खाने पीने से लेकर दवाई कपड़े तक उनकी चिंता रखती हैं। व्यस्त हर पल उसे बाबुल के लिए थोड़ा सा अचार, मुरब्बा, मंगोड़ी, पापड़ सहेज देती है टाइम बेटाइम के लिए। बनाती है लिस्ट, एक रसोई के दरवाजे पर चस्पा करती है, एक कपड़े की अलमारी पर बार बार याद कराती है बाबुल को, फला चीज फला जगह रखी है, जानती जो है उम्र के साथ खींच लिए हैं हाथ याददाश्त ने, जानती है कुछ दिन के बाद फिर वही बिखराव होना है, फिर भी अवेरती है घर को करीने से, सजाती है कपड़ों को अलमारी में, टाकती है शर्ट के टूटे बटन, बांटती है बाबुल का दुख, अकेलापन अपनी सुखी गृहस्थी के सुनाकर किस्से। बाबुल देखते हैं उसमें अपनी माँ की छवि, वह भी रखती है चिंता एक बच्चे की तरह उनकी, देख रही है रोबदार बाबुल अब एक निरीह बच्चे की तरह हो गए हैं। अब एक निरीह बच्चे की भांति पुरानी स्मृतियों पर कभी लगातार बोलते हैं तो कभी कुछ पलों को खोजते, कहीं गुम से हो जाते हैं। उसके बार बार बोलने पर महज हाँ हूँ कर कहीं खो जाते हैं। जानती है बेटी यह अवसाद की निशानी है। देखते ही देखते आज पहुँचता है वह दिन भी, लौटना है उसे पिया के घर। देर रात तलक बाबुल की चिंता में जागी होती माँ, तो अपने घर लौटने की उमंग कुछ और होती। आंखों में भर नेह के आंसू, माँ बलाएं लेती, लिए होठों पर मुस्कान, बाबुल दुआएं देते। अब महज बुढ़ापा रह गया है अकेले, कहीं खो से गए हैं बाबुल, इसी चिंता में सो न पाई रात भर। अनमनी देह सोना चाहती थी सुबह देर तलक। काश माँ होती। अचानक याद आया अभी तो बहुत काम निपटाना है। देखते ही देखते जाने का समय होगा। आज और पका दूं शाम का भोजन,
आज और पका दूं शाम का भोजन बाबुल के लिए, फिर तो खाना ही है, फिर तो खाना ही है कच्ची पक्की। रास्ते के लिए 4 फलके और उतार लूं, रास्ते के लिए 4 फलके भी उतार लूं। बाबुल के घर से जा रही हूँ, रीते हाथ कैसे जाऊं, बाबुल के घर से जा रही हूँ, रीते हाथ कैसे जाऊं। थोड़ा सा बेसन सेक कर बर्फी भी बनाना है, थोड़ा सा बेसन सेक कर बर्फी भी बनाना है। दुनिया की रीत तो निभाना है। आज संग बैठ बाबुल के, आज संग बैठ बाबुल के कर लूं भोजन, आज संग बैठ बाबुल के कर लूं भोजन। क्या भरोसा अगली बार मिले न मिले, आज संग बैठ बाबुल के कर लूं भोजन। क्या भरोसा अगली बार मिले न मिले। जानती है बेटी, जानती है बेटी, भीतर ही भीतर खाए रहता है अकेलापन। जानती है बेटी, भीतर ही भीतर खाए रहता है अकेलापन। बुढ़ापा भी करता बुढ़ापा भी करता दिल देह पर चोट है। क्या पता यही आखिरी मिलन। क्या बात है। बिन मांग की वह बेटी आधे अधूरे दायित्व निभाकर लब के गले बाबुल के रो लेती है। देती है हिदायत ख्याल रखना अपना, देती है हिदायत ख्याल रखना अपना। फोन पर रोज बात करते रहना, कांपते हाथों से कांपते हाथ बाबुल के रखते हैं हथेली पर कुछ मुड़े तुड़े नोट। कांपते हाथ बाबुल के रखते हैं हथेली पर कुछ मुड़े तुड़े नोट। लगाकर उनको सिर माथे बोझिल कदमों से दिल यही छोड़, बोझिल कदमों से दिल यही छोड़। लिए देह चल पड़ती है वह बेटी स्टेशन की ओर, क्या चल बात पड़ती है। है वह बेटी स्टेशन की ओर। क्या बात है। वाकई ये वो पीड़ा है, चाहे जब माँ नहीं होती है, उसे आपने पूरे यहाँ पर भाव के साथ हमें बताया। और एक बार याद भी आ गई है कि ऐसा पल किसी के जीवन में होना नहीं चाहिए, बिल्कुल। लेकिन किस्मत है, कभी भी किसी के साथ कुछ भी होता है। लेकिन वाकई बेहद खूबसूरत कविता आपने लिखी है लता मैम, वाकई। और यही वजह है कि आपकी अभी तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो कविता है वो 500 से ज्यादा छप चुकी है पत्रिकाओं में, और उनका प्रकाशन हो चुका है। ये मैं बताना चाहूंगी। ये फोटोज हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर जो हम दिखा रहे हैं इस वक्त, रेडियो और आकाशवाणी से आपका पुराना संबंध है। मैंने आपसे कहा था कि मैं इस बारे में जरूर पूछूंगी। तो मैम, अगला सवाल मेरा यही है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी से आप कैसे रूबरू हुए? आपका जो मुखातिब था, आपकी जो मुलाकात रही, यहाँ का जो सफर था, वो कैसे शुरू हुआ था? सफर ऐसा शुरू हुआ कि मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज थी। छोटे से शहर हरदा की रहने वाली हूँ, और हम लोग 2007 में यहाँ शिफ्ट हुए, और मुझे आई और उसके दूसरे दिन यहाँ पीछे रीजनल कॉलेज है जी, एनसीईआरटी का, वहां पे मेरा अपॉइंटमेंट हुआ, और रोज वहां से नीचे उतरती थी। तो देखते हुए उतरती थी, एक बड़ी हसरत भी उतरती थी कि एक बड़े शहर में आई हूँ। दूसरा, दूरदर्शन आकाशवाणी का केवल नाम सुना था, तो बड़े हसरत से उतरती थी। एक दिन मन किया कि अंदर चला जाए थोड़ा। अंदर गई तो आकाशवाणी में पहली बार गई, तो वहां पर सुरेंद्र तिवारी सर हुआ करते थे जी, और लिखा हुआ था कि कार्यक्रम अधिकारी। मैंने कहा चलो इनसे बात की जाए। तो बात की मैंने कि सर मैं थोड़ा बहुत लिखती हूँ, और क्या मैं आकाशवाणी में आ सकती हूँ अपनी कविता पाठ वगैरह के लिए। सर ने पूछा क्या नाम है आपका, तो मैंने बताया लता अग्रवाल। उनके पास किताब रखी थी राग भोपाली जी। उन्होंने फौरन खोली और निकाली, माँ पर कविता थी। बोली ये आपकी कविता है? तो उन्होंने उसी दिन पढ़ी थी। तो बोले आप बिल्कुल कल आ जाइए। तो इस तरह शुरू हुई। जब आकाशवाणी में अवसर मिला और उन्होंने बताया कि आपकी कविताओं पे हमारे पास जो रिएक्शन हुए, हमारे पास बहुत पोस्ट कार्ड आए, तो इस तरह वहां पर कदम जमे जी, जब उन्हें प्रभावित की रचनाओं ने पाठकों को। फिर उसके बाद एक दिन दूरदर्शन में ट्राई किया, तो दूरदर्शन में वहां पे मौका मिला, और कई बार संचालन का मौका मिला, कई बार कविता पाठ का मौका मिला। तो इस तरह मेरी यात्रा शुरू हुई है, और पिछले 9-10 सालों से अनवरत चल रही है। वाकई। और आपके अभी तक हम बता दें कि 500 से ज्यादा जो कविता यानी कि काव्य संग्रह है, वो आपकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में छप चुकी है। मैम, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? और कई सारे अवार्ड्स ऐसे हैं जो आपको आपके नाम रहे हैं। इनफैक्ट गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आपकी कविताएं हैं। मैं उसका नाम नहीं लूंगी, मैं चाहूंगी कि आप खुद उसके बारे में दर्शकों को बताएं। जी, रचनाओं का तो जो सिलसिला शुरू हुआ
तो शुरू में भोपाल इसकी शुरुआत की है। भोपाल से एक पत्रिका निकलती थी, राग भोपाली जी। और उसी से शुरुआत की और सोचती थी कि लोगों की रचनाएं कैसे छपती है। मेरे लिए मैंने कहा कि साहित्यिक परिवेश से मैं बिल्कुल मेरी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी और मेरे लिए ये सब चीजें नहीं थी। मतलब जो कहेंगी ना, नर्सरी के बच्चे से जो शुरुआत होती है, जो जी। पहली पायदान से शुरू होती है, वही शुरुआत मेरी हुई है। तो जिस तरह फिर रचना एक किताब में छपी, किसी ने पसंद की, किसी प्रकाशक ने पसंद की, उसने अपनी पत्रिका मुझे भेजी कि आप हमारी पत्रिका में भेजिए। इस तरह पत्रिकाएं मेरे पास आती चली गई और उसमें रचनाएं भेजती चली गई और जहां भी भेजी है, ईश्वर माँ सरस्वती की कृपा रही कि रचनाएं छपती हैं और ये सिलसिला चल रहा है। और अब भारत के बाहर भी मेरे कई देशों में मेरी रचनाएं छपी हैं और इसका सबसे बड़ा मैं एक सुखद पहलू कहूंगी कि आज यूरोप में, अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, कहीं भी, मतलब जर्मनी, चीन, यहाँ से कई मित्र बन गए हमारे। रचनाएं पढ़ते हैं, वो प्रतिक्रिया देते हैं और उनसे मेरे संवाद शुरू है। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं एक छोटे से शहर से, एक छोटे से परिवार से निकलकर एक साहित्य ने मुझे ये पहचान दी है। तो साहित्य की मैं बहुत ऋणी हूँ और जो मेरा लेखन है मुख्य रूप से संवेदनशील और दूसरा कहूंगी कि नैतिक मूल्यों पर ही लेखन होता है। मेरे लेखन की अगर मैं कहूँ कि एक विशेषता है तो मैं नैतिक मूल्यों को लेकर ही लिखती हूँ। और रही सम्मानों की बात, तो अधिकतर सम्मान मेरे प्रतियोगिताओं में मैंने जीते हैं। कहीं भी प्रतियोगिता होती है, अपनी रचना डाल देती है और जो होगा, लेकिन अधिकतर रचनाएं मेरे ख्याल से ये सम्मान की कुछ तस्वीरें हम देख रहे हैं मैम, उसके बारे में बताएं कुछ। ये है, यहाँ लेखिका संघ के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया था। मेरी रचना, मेरा एक संस्मरण लेखन है लक्ष्मी नारायण पयोधी जी पे जी, तो उनकी रचना पर ये मुझे पुरस्कृत किया था। ये है मेरा बरगद पर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुई है बरगद की जो किताब है मेरी, कि बरगद पर अभी तक ऐसा लेखन नहीं हुआ। बिल्कुल 131 इसमें कविताएं, आपका काव्य संग्रह। मैम मैंने अभी एक और देखी जिसमें गांधारी नहीं हुआ, बेहद दिलचस्प इसका आपने टाइटल दिया हुआ है। इस किताब के बारे में, इसके बारे में कुछ बताएं हमें। जी, ये किताब मुझे अभी एक वरिष्ठ लघु कथाकार हैं, उनका फोन आया, उन्होंने ये किताब पढ़ी है, बोले मैडम ये किताब तो कॉलेज में लगाने लायक है। क्या तो मेरा, या तो कह सकती हैं आप कि मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हूँ, तो मुझे नवाचार का बड़ा शौक है। मैं बच्चों को पढ़ाती भी हूँ, कॉलेज के बच्चों को, तो कुछ नया करने का प्रयास करती हूँ और लेखन में भी मेरा यही क्रम रहा है। तो गांधारी नहीं हूँ मैंने महाभारत की घटनाओं को आज के परिवेश से जोड़कर 101 लघु कथाएं लिखी हैं। क्या बात है, कुछ ऐसा उसका संस्मरण या कुछ उसके बारे में आप हमें ऐसा कुछ बताइए जिसे हम जानना चाहेंगे। तो महाभारत, जनरली लोगों का ये कहना, मैंने गीता पर भी काफी काम किया है, तो महाभारत को जब हम देखते हैं तो लोग कहते हैं इसको हुए तो 5,500 साल हो गए, अब इसका क्या लेना देना। लेकिन चूंकि मैंने गीता पे काम किया था तो काफी पढ़ा उसके लिए, तब मुझे ऐसा लगा कि इसमें कोई भी ऐसी घटना नहीं है जो आज के परिवेश में न हो रही हो। तो मुझे लगा कि जो युवा पीढ़ी है वो इसलिए छोड़ देती है कि ये तो बहुत पुरानी बात है और इसे अब हम पढ़कर क्या करेंगे, या इससे हमें क्या प्रेरणा मिल सकती है। तो मुझे ऐसा लगा कि बच्चों को तर्क के साथ अगर हम कोई बात बताएं तो निश्चित रूप से वो उसको स्वीकार करेंगे। तो इसमें मैंने कई सारी ऐसी घटनाएं ली हैं कि एक तो मैं ये बताऊं कि आजकल की सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चे अधिकतर बगैर हेलमेट के निकलते हैं। आपने देखा है और कई बार वो ट्रैफिक पुलिस में फंस भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें वो हेलमेट सिर में लगाने में बड़ी तकलीफ होती। कई बार बच्चे गाड़ी देना पसंद करेंगे और हाथ में रख के घूमते हैं, जैसे ही देखा ट्रैफिक पुलिस से सिर पे डाल दिया। तो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो उसको भी मैंने जोड़ा है कि जिस समय दुर्योधन को गांधारी ने कहा था कि तुम शिशु रूप में मेरे सामने आओ ताकि वो उसको वज्र का बना सके और युद्ध में उसके शरीर को कोई हानि न पहुंचे। ये एक माँ का मातृत्व था, लेकिन उसने नहीं सुना। ये अलग बात है कि कृष्ण के द्वारा उन्हें बहलाया गया या जो भी है, लेकिन उन्होंने पेड़ की छाल डाल ली थी और वही उनके जीवन का संकट का कारण बना। तो उसको मैंने आज के बच्चों के हेलमेट से कि आज कैसे उसको जोड़ा है
कि किसी बच्चे का अगर एक्सीडेंट होता है तो उसकी माँ अस्पताल में है, बच्चे को बड़ी मुश्किल से 2 दिन बाद होश आता है, तब उसकी माँ बच्चा सॉरी करता है, उसको अफसोस होता है कि मैंने आपका कहना नहीं माना, आपने जाते जाते भी मुझे कहा था कि बेटा हेलमेट पहन के जाओ, तो काश माँ मैंने आपका कहना माना होता तो आज मैं इस स्थिति में नहीं होता। तो उसकी माँ के चेतन में चलता है कि ये तो बच्चों की परंपरा रही है कि माएँ उनके शुभ के लिए अपने चिंतन को व्यक्त करती हैं, लेकिन बच्चे उसको समझ नहीं पाते हैं। ऐसा ही कभी दुर्योधन ने भी किया था, तो उसका परिणाम तो माँ एकदम उसको, चूंकि वो लघु कथा है और उसको अंत में हमें एक रोमांचक अंत देना है, तो माँ एकदम मन में करती है कि गांधारी ने भी, दुर्योधन ने भी ये गलती की थी, लेकिन उसका खामियाजा गांधारी को भोगना पड़ा। ईश्वर मेरे साथ ऐसा न करना, वाकई मेरे बच्चे ने भी दुर्योधन की तरह गलती की है, तो ये गांधारी वाला परिणाम मुझे न भोगना पड़े। तो इस तरह के ऐसे मैंने छोटे छोटे विषय लिए हैं। वाकई। और मैंने मैम ये भी देखा है कि आपकी जितनी भी किताबें हैं उनमें नारी लेखन के ऊपर आपने बहुत सारी, चाहे लघु कथा हो या फिर काव्य हो, और सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका भी आपने बेहद बखूबी, बेहद खूबसूरत तरीके से आपने निभाई। उसके बारे में बताएं। जैसे खास वजह, जैसे कि मैंने कहा था कि लेखक जो होता है वो अपने परिवेश से ऊर्जा पाता है और अपने परिवेश से ही विषय का चयन करता है। मैं आज भी यही कहूंगी, हालांकि आज काफी विस्तार हो गया है मेरे व्यक्तित्व में, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि मेरा जो परिवेश है वो सीमित है, घर समाज। आप श्रेय देना चाहेंगे ये भी, क्योंकि आपने कहा कि अब आपका जो परिवेश है वो बहुत ज्यादा विस्तृत हो गया है, तो आज आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? निश्चित रूप से परिवार से शुरू होता है, और परिवार के बाद अगर मेरे इसमें अच्छे पाठक नहीं होते कि जो मुझे प्रोत्साहित नहीं करते, जो मेरी रचनाओं को इतना सम्मान नहीं देते, तो शायद मेरी कलम उतनी ताकत नहीं पकड़ती।